हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का थर्ड चैप्टर, सरकार क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें और स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर चीज़ों का दाम कैसे घटाया जाए और बिजली की आपूर्ति को कैसा बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, जैसे सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। जैसे आज के समय में खाद्यान्न पूर्ति के लिए पीडीएस स्कीम, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए कई प्रकार के प्रयास और विधिक सहायता के लिए भी नलसा जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए गए हैं। इनके अलावा वह अन्य कई महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जैसे पर्याप्त भोजन के आधार पर हम देख सकते हैं, जैसे एनएफएसए एक्ट और पीडीएस प्रणाली आदि, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसी कई प्रकार की योजनाएं। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकारी पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों, जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। लोगों के लिए सरकार कई तरीके से काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। जैसे सरकार के कुछ अंग आते हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारत रेल आदि। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 12 की बात करें तो वह राज्य या सरकार की परिभाषा बताता है। संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका तथा स्थानीय निकाय सभी राज्य या सरकार के अंदर आते हैं। देश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन, संस्था, अधिकारी, कर्मचारी आदि राज्य के भाग हैं। अब हम बात करते हैं सरकार के स्तर की। अब हम जब जान ही चुके हैं कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसका संबंध पूरे देश से होता है, जैसे हम यहाँ पर मैप में देख रहे हैं। अगर कोई स्टेट की सरकार है तो वो सिर्फ अपने स्टेट में बात करती है, लेकिन जो केंद्र सरकार है जैसे कि दिल्ली, तो ये पूरे देश की व्यवस्था को देखेगी। अब हम बात करते हैं सरकार और कानून की। सरकार कानून बनाती है और कानून बनाना ही सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है, और देश में रहने वाले लोगों को कानून मानने के लिए भी सरकार ही उत्तरदायी है। केवल यही वह तरीका है जिसके सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे जेल की सज़ा काटनी ही पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे हम एक और उदाहरण से देख सकते हैं, रिश्वतखोरी एक अपराध है और उसके लिए कानून बना हुआ है। अगर जो उस कानून को तोड़ेगा तो उसको भी जुर्माना या फिर जेल की सज़ा आदि प्रावधान लिखे हुए हैं। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग चुनाव के माध्यम से ऐसा कर पाते हैं।
वो अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। ये सभी अधिकार हमें संविधान से मिले हैं। एक दूसरी तरीके की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। वर्तमान समय में अमेरिका, भारत कई प्रकार के लोकतांत्रिक देश हमें देखने को मिलता है। सरकार के प्रकार के बाद अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक सरकार पर। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। अब जब हम बात जान ही चुके हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, तो आप समझ ही गए होंगे जहां पर लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति है और खुद भी एक प्रकार से किसी प्रकार से निर्वाचित होने का अधिकार भी है और वोट देने की शक्ति भी है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कोई ए लोकेशन है, यहाँ पर चुनाव होना है, तो इन लोगों ने अपना एक नेता चुना और ये नेता जाकर के इन सभी के माध्यम से उस क्षेत्र का विकास करेगा। उन सभी की बातों को सुन करके या फिर जो उनकी मांग है उनको सुन करके ये आगे लेकर के जाएगा और उस चीज़ पर विकास करेगा। इसीलिए प्रतिनिधि सरकार चुनी जाती है ताकि वो एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि बन करके उस क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था कि सभी लोग वयस्क नागरिक की तरह वोट दे सकें, यानी कि 18 की आयु तक। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी, यानी कि भारिक मतदान। औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। पहले लोग बहुल या फिर भारिक मतदान के आधार पर वोट देते थे। भारिक तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन बहुल जैसे अगर एक व्यक्ति है, वो इस स्थान पर जन्मा है और उसको नौकरी के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना होता था, तो वो दोनों क्षेत्रों से मतदान कर सकता है। बाद में हमारे संविधान में निर्वाचन को जोड़ा गया और 61वें संविधान संशोधन से 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। गांधी जी समेत कई नेताओं ने भारिक और बहुल मतदान के व्यवहार का विरोध किया था। उन्होंने भी जोर शोर से मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वही वोट दे सके, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता था। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये गांधी जी के यंग इंडिया में लिखा गया था। संसार में कई
कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में पहले विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में से सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि ये महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया था। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप चैप्टर समझ चुके हैं तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क, जो 33 एंड 34 पर मैप था, आप उनको देख करके एनालाइज कर सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनके पड़ोसियों के नाम क्या क्या हैं, अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम क्या हैं, अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग कौन कौन से हैं। इसके अलावा एक तालिका दी गई है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। साथ में आज के लिए होमवर्क, आप सरकार सबसे क्या समझते हैं। एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, उसकी उपलब्धि क्या थी। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिला। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? पिछले चैप्टर में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कंटेंट मिलते रहे और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है वो इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।